खैर चलो मेरा बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं। हमने लास्ट टाइम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, और आइसोटोप्स में फिर हमने देखा रेडियो एक्टिविटी। हमने कहां से डिस्कस किया, आइए हम वहां से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स जब हमने स्टार्ट किया तो हमने बात की कि जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में चेंजेस या हम उसको डील करते हैं, तो स्टडी करते हैं किसको, न्यूक्लियस ऑफ द एटम को, तो हम उसको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर काउंट करते हैं। जैसे हमने लास्ट में फिर स्टार्ट किया जब न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो हमने बात की आइसोटोप्स की। जब आइसोटोप्स की बात की तो हमने बात किया कि भाई आइसोटोप्स बनता क्यों है। आइसोटोप्स इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चेंजेस से नहीं बनता, बल्कि किसके चेंजेस से बनता है, न्यूट्रॉन के चेंजेस से। तो न्यूट्रॉन के चेंजेस से अगर आइसोटोप्स बनता है तो न्यूट्रॉन रहता कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका मतलब है कि आइसोटोप्स का बनना बेसिकली किससे रिलेट करता है, न्यूक्लियर फिजिक्स से। ठीक है, तो फिर हमने उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स देखे, उसमें फिर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सीखा। फिर मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी कौन सा फिनोमेना होता है कि जो कोई एटम अपने अंदर से एनर्जी या रेडिएशन इमिट करे, स्पॉन्टेनियसली या नॉन स्पॉन्टेनियसली, वो डिपेंड करता है। स्पॉन्टेनियसली इमिट करे उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। फिर हमने देखा रेडियो एक्टिविटी दो तरह के, रेडियो एक्टिव एलिमेंट दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है नेचुरल रेडियो एक्टिव, और एक होता है इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिव, है ना। तो इंड्यूस नेचुरल जो खुद ब खुद इमिट करे, है ना, और एक जो उसको रेडियो एक्टिव बनाया जाए बाई बम्बार्डिंग, क्या मेरा बेटा, गैमा और प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल हम बम्बार्ड करके उसको रेडियो एक्टिव बनाए। तो हमारे पास इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिव, वो जब अल्फा बीटा गैमा इमिट करेंगे वो इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिव कहलाएगा। ठीक है ना। होते दोनों में स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद है, लेकिन एक को बनाया जाता है और एक नेचुरली होता है। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड एंड नेचुरल रेडियो एक्टिव। आज हम बात करेंगे, उससे आगे चलते हैं रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में आइए, तो उससे आगे चलते हैं रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी क्या बोला भाई, इसको बोला हमने इट इज दी spontaneous emission of energy, emission of energy, it is the spontaneous emission of energy from an अनस्टेबल स्टेबल नहीं होगा ना, है ना, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। मेरा बेटा जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ एन अनस्टेबल एटम। अनस्टेबल एटम में से जब ये निकलता है मेरा बेटा, लेकिन जब ये इमिशन होती है तो ये प्रोसेस, ये अनस्टेबल कोई न्यूक्लियाई बनता कब है सर। तो मेरा बेटा जो हमारे बुक डिफाइन करती है लेटेस्ट, वो कहती है कि भाई अगर किसी का Z नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा हो जाए, और A नंबर एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास ग्रेटर देन ऐसा न्यूक्लियस है जिसका 209 से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे न्यूक्लियस या ऐसे एटम को जब भी आप आइडेंटिफाई करेंगे, उनमें से जितने भी एटम जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, एटॉमिक मास 209 से ज्यादा, तो उसमें 90% ऑफ द एटम रेडियो एक्टिव होते हैं, 90% ऑफ द न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाते हैं जब इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाए। ठीक है ना। तो अब जब वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बनते हैं, और अनस्टेबल न्यूक्लियाई बनेंगे तो उसके अंदर इमिशन होगा मेरा बेटा अल्फा, बीटा और गैमा का। तो हमारे पास इमिशन होगा, तो ये जो इमिशन होती है, इमिशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, है ना, डिफरेंट टाइप की इमिशन होती डिपेंडिंग ऑन दी
टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, है ना। तो हमारे पास इमिशन होती है, तो पहले इमिशन ले लेते हैं हम अल्फा डीके, अल्फा डीके, सही है। अल्फा मेरा बेटा जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, अल्फा बीटा और हम गैमा को रेस में काउंट कर लें, तो मेरा बेटा इन तीनों में सबसे भारी कौन होता है? वेट में अल्फा पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल वेट में सबसे भारी होते हैं, तो इसीलिए उसकी स्पीड सबसे कम होती है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे पास वो भारी तो होता है लेकिन उसकी स्पीड कम तो होती है, लेकिन उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। मोमेंटम क्योंकि डिपेंड करता है दो चीजों पे, स्पीड और मास पे। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड, हाँ भाई, मास होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मोमेंटम ज्यादा होगा तो टकराता है, तो टकराने के बाद किसी भी एटम से जब टकराता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है। तो इसीलिए अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो टकराता है तो उसको आयनाइज आसानी से कर देता है। वजह क्या है ना। अब तुम सोचो, अगर कोई चीज हल्की है, जितनी स्पीड से मैं हथौड़ी ले लूं, इस दीवार पे मारता हूं, इसको बना लेते हैं, और उसको जोर जोर से मारता हूं, कितने दिन में दीवार टूटेगा? बहुत मुश्किल से, ठीक है। लेकिन एक भारी हथौड़ा लेता हूं, मैं उसको ज्यादा मूव करवा नहीं सकता, मेरी ताकत ही नहीं इतनी कि मैं इसको ज्यादा स्पीड दे सकूं। लेकिन जब मैं स्पीड दूंगा उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। क्यों? वजह क्या है? उसका मास भी ज्यादा है, तो जब उससे मारूंगा तो ये ब्रेक कर देगा आसानी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारी होता है उसका मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से वो आयनाइज कर देता है किसी भी एटम को। तो अल्फा पार्टिकल की जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। किसी भी एटम को आयनाइज कर देता है जब वो टकराता है। तो आयनाइजेशन पावर में प्रॉपर्टीज बोलते जा रहा हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्योंकि बुक में नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं फिर भी, ओके। स्पीड कम है सबसे, लेकिन आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तीसरी जो चौथी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर। किसी बॉडी में कितना पेनिट्रेट कर सकता है। तो मेरा बेटा जब स्पीड कम होगी तो पेनिट्रेट करने की पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पेनिट्रेट करने का मतलब है इस दीवार के अंदर कितना अंदर जा सकता है, कितना पेनिट्रेट कर सकता है। इस दीवार की थिकनेस तो ज्यादा है, तो कितना इस दीवार में पेनिट्रेट कर सकता है। तो जिसकी स्पीड कम होगी और साइज में भी बड़ा है तो वो पेनिट्रेट भी क्या करेगा? कम करेगा, समझ रहे हो। तो दैट्स व्हाई पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती किसकी? अल्फा की। तो चार बातें हमने की, मास में सबसे ज्यादा, आयनाइजेशन में सबसे ज्यादा, स्पीड में सबसे कम, और पेनिट्रेशन में, ओके। चलो, तो मेरे बेटा अल्फा पार्टिकल को, क्योंकि हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, तो मेरे बेटा अल्फा को लिखते तो ऐसे हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई। तो मेरे बेटा चूंकि इसका जो हमारे पास नंबर है या एटॉमिक मास है वो किससे मैच करता है? हीलियम से। तो मेरे बेटा क्या बनता है? 2 और 4, यहां पर भी लिखते हैं 2 and 4। तो मेरे बेटा कोई भी एलिमेंट में जब अल्फा पार्टिकल डीके होता है तो हम एक एलिमेंट को अगर बनाए तो एक एलिमेंट को सैंपल जो हम देते हैं वो देते हैं मेरा बच्चा कैसे? ए और जेड से। अगर एक्स एक एलिमेंट था, ठीक है, जिसको हम बना रहे हैं मेरा बेटा, एक्स में से डीके हुआ कौन? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जब डीके होगा, अल्फा पार्टिकल डीके होगा तो ये बना मेरा बेटा 2 and 4 प्लस मेरा बेटा यहां पर जो भी अब क्या होगा, क्योंकि इस एलिमेंट में से, क्योंकि ये क्या था मेरा बेटा? अनस्टेबल था, तो अनस्टेबल था तो इसमें से अल्फा पार्टिकल डीके हुआ, तो मेरा बेटा कितना एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा? 2। एटॉमिक मास कितना कम हो जाएगा? तो मेरा बेटा इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज होता तो इसका मतलब है एलिमेंट ही क्या हो जाता है? तब्दील। तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है कौन? एलिमेंट। एटॉमिक मास में नहीं। एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है ना, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक मास हो सकता है ना मेरा बच्चा, इसीलिए तो वो आइसोटोप्स बनते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर कभी भी डिफरेंट नहीं होते। तो एलिमेंट डिपेंड ही करता है किस पे? एटॉमिक नंबर पे। तो लेकिन अगर एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है, कितना माइनस हो गया मेरा बेटा? निकल कितना गया? 2। तो जेड में से माइनस हो गया 2 और मेरा बेटा ए में से कितना माइनस हो गया? 4। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ कोई और एलिमेंट बनेगा। अब इसको क्योंकि हम एक सिंबॉलिक ले रहे हैं इसीलिए इस एलिमेंट को हम वाई कह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स से किस में तब्दील हो जाएगा? वाई में। एलिमेंट तब्दील होगा लाजमी, ठीक है ना, एलिमेंट तब्दील होगा। ऐसा हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर देखते हैं जब हमारे पास एक रिएक्शन होता है दैट इज यूरेनियम के अंदर 92 to 38। तो मेरा बेटा इसके अंदर जब अल्फा पार्टिकल डीके करता है तो हमारे पास एक डिफरेंट एलिमेंट बनाता है। अगर हम इसमें से देखें तो मेरा बेटा एटॉमिक नंबर अल्फा निकला है,
तो एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा 2 ना, और एटॉमिक मास कितना कम हो जाएगा 4। तो मेरे बेटा एटॉमिक नंबर 2 कम किया तो कितना बना 90, और एटॉमिक मास 4 कम किया तो कितना बना, तो मेरा बच्चा ये एलिमेंट बनता है थोरियम। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एग्जाम्पल। ओके, तो अल्फा डीके के अंदर है ना हमने क्या लिखा कि एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, and atomic mass decreased by 4. ओके, दूसरा हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट आएगा मेरा बेटा, पार्टिकल आएगा, दैट इज बीटा डीके। बीटा डीके सही। हमने इसमें एक बात याद रखनी है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल होता है बाद में जाके वो स्टेबल होता है। तो मेरा बेटा अगर ये अनस्टेबल न्यूक्लियस था और बाद में स्टेबल हुआ है तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस। क्या कहलाता है, पेरेंट। और मेरा बेटा जो हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियस को जनरेट करे दैट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई, है ना। तो डॉटर न्यूक्लियाई, तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो कन्वर्जन होती है पेरेंट से किसमें कन्वर्जन होती है, डॉटर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। ओके मेरे बच्चा, बीटा पार्टिकल, क्योंकि बीटा मेरे बेटा दो तरह के होते हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। मेरे बेटा बीटा पार्टिकल का मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है और चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ये हुआ सर, चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम इसमें देखें तो मेरा बेटा इसके अंदर माइनस चार्ज आता है। अगर हम इसमें तादाद में देखें इलेक्ट्रॉन की, तो अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में बीटा बहुत लाइट वेट होता है ना। बीटा को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। वजह क्या है मेरा बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से कंपेयर करें तो एक प्रोटॉन की तादाद कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, कितना, 1838 या 1836। ठीक है ना, 1836 इलेक्ट्रॉन एक जगह वजन करें, एक प्रोटॉन को रखेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस। इसका मतलब है इसके पास कितने प्रोटॉन है, देखो एटॉमिक मास कितना बन रहा है इसका, कितना बन रहा है अल्फा का 4, और एक प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, तो तुम सोचो अब मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 4 से, तो उतने बीटा पार्टिकल मिलेंगे तो बराबर बनेगा किसके, अल्फा। समझ रहे, तो तकरीबन ये बन जाएंगे कितने, 8000, है ना। तो हमारे पास मेरा बेटा अगर मैं देखूं तो बीटा पार्टिकल की इमिशन, तो बीटा पार्टिकल में हमारे पास बीटा नेगेटिव को डिस्कस कर रहे हैं, बीटा नेगेटिव को डिस्कस कर रहे हैं, बीटा नेगेटिव को। तो बीटा नेगेटिव की जब इमिशन होगी मेरा बच्चा, तो यहां पर हमने एक एक्स एलिमेंट ले लिया जिसका एटॉमिक मास ए है और एटॉमिक नंबर मेरा बेटा जेड। इसमें से इमिशन हुई बीटा नेगेटिव, ठीक है, बीटा नेगेटिव। सही, बीटा नेगेटिव। तो मेरे बेटा बीटा नेगेटिव की इमिशन हुई, तो याद रखिए यहां पर क्या होता है, कन्वर्जन होती किसकी, प्रोटॉन की, किसमें मेरे बेटा, न्यूट्रॉन। कौन कन्वर्ट होता है, एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट होता है, जब बीटा नेगेटिव इमिट होता है ना, तो प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में। तो अब सोचो हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। मेरे बेटा अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो जेड नंबर है ये किसको बताता है, नंबर ऑफ। तो इसका मतलब सर आप कहना ये चार नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तादाद ऑफ प्रोटॉन है, वही है जेड। तो सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगी तो जेड नंबर एक कम नहीं हो जाना चाहिए,
सही, Z नंबर 1, बल्कि हमने उल्टा बोल दिया ना, तो ये हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है मेरे बेटा, Z नंबर है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, Z नंबर है। तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो मेरे बेटा न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन की तादाद एक बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? क्योंकि देखो अगर हम यहां पर देखेंगे एटॉमिक मास को, तो मेरे बेटा इसका सम होता है ना किस किस का, Z प्लस N का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, यही है। तो मेरे बेटा ये क्या है, Z नंबर शो कर रहा है प्रोटॉन को, N क्या शो कर रहा है, न्यूट्रॉन को, सही ना, न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। तो अगर न्यूट्रॉन को शो कर रहा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो Z नंबर +1 हो जाएगा और N नंबर एक कम हो जाएगा, समझ रहे हो? N नंबर क्या हो जाएगा, एक कम। तो Z में तो हमारे पास एक प्लस होना चाहिए, तो इसका मतलब है सर Z +1 होगा, Z में +1 होगा। लेकिन मेरा बेटा अगर मैं A को निकालूं तो ऊपर क्या आता है, A आता है ना, तो A को निकालो तो एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, तो A की वैल्यू सेम नहीं आएगी, है ना, A की वैल्यू कैसी आएगी, सेम। तो A में कोई चीज ही नहीं आता मेरे बेटा, A में कोई चीज नहीं आता, लेकिन हमारे पास सॉरी ऊपर Y आना चाहिए, लेकिन Z में चेंज आता है। तो बीटा नेगेटिव जब होगा तो बीटा नेगेटिव इमिशन में हमारे पास जो एलिमेंट आता है उसका प्रोटॉन नंबर 1 बढ़ जाता है। तो इस तरीके से याद रखना है पेपर में कि जब भी बीटा नेगेटिव देगा तो Z में एक प्लस करना है, ठीक है, नेगेटिव में प्लस करना है और पॉजिटिव में माइनस करना है। तो मेरे बेटा प्लस क्यों हुआ, प्लस होने की वजह हमने बता दी, क्यों मेरे बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा, प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन तो बढ़ जाएगा, न्यूट्रॉन एक कम हो जाएगा, लेकिन A की वैल्यू जो है वो दोनों का क्या है, सम। तो एक बड़ा और एक कम हो गया, दोनों को मिलाए तो टोटल वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी, टोटल वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। लेकिन क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो चुका है इसीलिए एलिमेंट भी चेंज हो गया, इसीलिए X से हमने क्या लिख दिया इसको, Y, ठीक है ना, X से Y, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया मेरे। अगर हम देखेंगे बीटा नेगेटिव को, तो बीटा नेगेटिव को सॉरी बीटा पॉजिटिव को, बीटा पॉजिटिव को अगर हम देखें, ठीक है, बीटा पॉजिटिव को, तो मेरे बच्चे यहां पर प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ सर Z नंबर 1 क्या हो जाएगा, कम, और N नंबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ऐसे ही। हाँ मेरे बेटा प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन की तादाद 1 कम हो जानी चाहिए, न्यूट्रॉन की तादाद 1 बढ़ जानी चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा, अगर मैं यहां पर बनाऊं एक रिएक्शन X = Z into A, सही मेरे बेटा, बीटा पॉजिटिव इमिशन हुआ विच इज इक्वल टू मेरे बेटा Y किसके बराबर, हाँ मेरे बेटा Z में से 1 माइनस और A में से 1 प्लस लिखूं क्या, नहीं मेरा बेटा दोनों का सम किसके बराबर होगा, जब दोनों का सम करूंगा +1 -1 दोनों कैंसिल, तो A की वैल्यू कैसी रहेगी, A की वैल्यू चेंज नहीं होती, एटॉमिक नंबर चेंज होता है। तो अगर बीटा पॉजिटिव तो Z नंबर 1 माइनस, और अगर बीटा नेगेटिव तो Z नंबर 1 प्लस, ठीक है, सही। वो कन्वर्जन है किसकी मेरे बेटा, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन की प्रोटॉन में, ठीक है। तो स्टेबल करने के लिए न्यूक्लियस अपने आप में तब्दीली करता है, और वो तब्दीली के नतीजे में हमारे पास एलिमेंट तब्दील हो जाता है। क्योंकि देखो Z नंबर तब्दील हो रहा है, तो Z नंबर तब्दील हो रहा है, इसलिए मैं एलिमेंट को अलग अलग सैंपल से लिख रहा हूं। इसका मतलब यहां पर एलिमेंट तब्दील होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर तब्दील हो रहा है। एटॉमिक मास तब्दील होता है तो फिर कोई एलिमेंट में तब्दीली नहीं आती। ओके मेरे बेटा, आखिरी हमारे पास है गैमा। गैमा डीके, ठीक है। जब भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है, जब भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है मेरे बेटा, तो होता क्या है उसके नतीजे में, चाहे अल्फा कोई भी डॉटर न्यूक्लियाई बने, जब पेरेंट न्यूक्लियाई डीके होकर डॉटर न्यूक्लियाई से बनाते हैं, तो डॉटर न्यूक्लियाई हमेशा उसमें से लेट सपोज डॉटर न्यूक्लियाई 2 बन गए, अब दोनों फुली स्टेबल हो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, दोनों फुली स्टेबल हो ऐसा नहीं होता, उनमें से एक या दोनों, उनमें से एक या दोनों थोड़ी सी हाई एनर्जी रखते हैं, थोड़ा सा अनस्टेबल होते हैं, तो वो डॉटर न्यूक्लियाई अपने अंदर से, ठीक है, चाहे वो अल्फा इमिशन हो चाहे वो
बीटा इमिशन हो, उसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है वो फुली स्टेबल नहीं होता, तो वो कुछ देर के लिए अपने अंदर से एक रेडिएशन इमिट करता है। वो रेडिएशन कौन होता है मेरा बेटा? गैमा। तो इसका मतलब ये हुआ सर ये डॉटर न्यूक्लियाई से निकल रहा है, तो क्या डॉटर न्यूक्लियाई में से ये जब निकलेगा वो तो कन्वर्जन जो होनी थी पेरेंट से डॉटर में, वो तो कन्वर्जन हो चुकी, ठीक है ना। गैमा के वजह से कुछ चेंजेस नहीं आते, लेकिन एनर्जी पहले से क्या हो जाती है मेरा बेटा? तो इट इज द लॉस ऑफ, क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी। गैमा जब इमिशन होगी इट्स अ लॉस ऑफ एनर्जी ओनली, ठीक है ना, सिर्फ लॉस ऑफ एनर्जी है। एटॉमिक न्यूक्लियस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेट्स सपोज यहां पर वाई डॉटर एलिमेंट बना था जिसमें हमने किसी कोई भी कहा कि यार ये Z-1 है, ये A ऐसे ही है, लेकिन मेरा बेटा इसमें अनस्टेबल लिखा हुआ है, स्टेरिक बना हुआ है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। जब इसमें गैमा इमिशन की तो गैमा का ना एटॉमिक नंबर होता है ना एटॉमिक मास, ये तो वेव है इन द फॉर्म ऑफ रेज है, ये एनर्जी की फॉर्म में बाहर आ जाती है मेरा बच्चा। तो एटम वैसे ही रहता है, Z-1 था, A वैसी था, तो ये वैसी रहा, ठीक है ना। अब सिर्फ क्या हो गया? एनर्जी कुछ लॉस हो गया, तो ये जो हमारे पास हाई एनर्जी पे था थोड़ा अनस्टेबल था, तो ये स्टेबल में आ गया, ठीक है ना। तो दैट नथिंग विल चेंज विद द इमिशन ऑफ गैमा, ठीक है। चेंजेस कुछ भी नहीं आता एलिमेंट में, सिर्फ एनर्जी लॉस कर जाता है। क्लियर है? क्यों? उसकी वजह मैंने आपको बता दी। अब सोचिए कि हमारे पास एक दफा रीजन, पुराने बुक में रीजन पूछा जाता था कि मेरा बेटा अल्फा बीटा और गैमा कब कब इमिट होते हैं, या बीटा गैमा इमिट होता तो किस एलिमेंट के अंदर से इमिट होता है। तो मेरे बेटा याद रखिए, चाहे अल्फा इमिशन हो चाहे बीटा इमिशन हो, गैमा दोनों के साथ निकल जाता है, लेकिन अल्फा बीटा एक ही वक्त में निकल जाए ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे क्या बोल रहा हूं? दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अल्फा बीटा एक ही रिएक्शन के दौरान अल्फा भी निकले बीटा भी निकले, ऐसा नहीं। समझ रहे हो? या तो अल्फा निकलेगा या तो, और अल्फा निकल गया या बीटा निकल गया, उसके साथ गैमा जरूर निकल जाएगा, क्योंकि जो डॉटर न्यूक्लियाई बना है अल्फा या बीटा इमिशन में से, उस डॉटर न्यूक्लियाई को स्टेबल करने के लिए कौन निकलता है उसके अंदर से? गैमा। तो गैमा दोनों के साथ कंबाइन हो सकता है, अल्फा के साथ भी और बीटा के साथ, दोनों के साथ निकल सकता है, लेकिन दोनों अल्फा बीटा एक साथ निकले ऐसा नहीं। डन है? क्लियर मेरी बात? तो हमारे पास कन्वर्जन हो रही है पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई में, तो इसका मतलब है सर अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरा बेटा रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना। तो इसका मतलब है अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके कहता है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। व्हाट इज मीन बाय डिसइंटीग्रेशन? मेरे बेटा जो कन्वर्जन है, डिसइंटीग्रेट कौन हो रहा? पेरेंट किस में कन्वर्ट हो रहा? डॉटर में, है ना, दैट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। लेकिन कितनी तेजी से हो रहा? दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। किसी को टाइम के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? रेट। तो डिसइंटीग्रेट तो हो रहा, टूट रहा है। कौन टूट रहा? डिसइंटीग्रेट का मतलब है टूट जाना। तो कौन टूट रहा? पेरेंट टूट रहा है, किसमें? डॉटर में, है ना मेरा बच्चा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to the number of nuclei available for disintegration। ठीक है, जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा होगा उतना हमारे पास मेरा बेटा डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगी? ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब है मेरा बेटा, लेट सपोज हमारे पास नंबर, हाँ, n नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ।
लेकिन जब कुछ टाइम गुजर गया तो जितना नंबर जाहिर पेरेंट किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास यूरेनियम किस में, थोरियम में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी तादाद क्या हो जाएगी, वक्त के साथ साथ इसकी तादाद क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसकी तादाद क्या हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी तादाद कम हो जाएगी तो ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है इसकी वजह से, सही ना। तो इसकी जैसे जैसे ये कम होता जाएगा ये प्रोसेस भी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, स्लो। तो मेरे बेटा जिसकी इसकी तादाद जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन। तो मेरे बेटा अगर हमारे पास जितना अवेलेबल बच गया टाइम टी के बाद, दैट इज इक्वल टू मेरे बेटा टाइम टी, 10 सेकंड गुजर गए, 50 सेकंड गुजर गए, 1 साल गुजर गए, तो जितना नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई बच गया है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरेंट की, डॉटर की बात, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन डिपेंड किस पे करता, पेरेंट न्यूक्लियाई पे। किस पे डिपेंड करता, वो रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना ही उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके चलो, तो मेरे बेटा टाइम टी पे, तो हमारे पास डिसइंटीग्रेशन को अगर मैं निकालूं कभी, तो मेरे बेटा कितना डिसइंटीग्रेट हो गया कैसे पता चला, हम डेल्टा एन से नहीं निकालेंगे, हाँ मेरे बेटा एन नॉट माइनस एन कर लेंगे ना। तो नंबर ऑफ कितने पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर में कन्वर्ट हो गए ये पता चल जाएगा ना। लेट सपोज हमारे पास शुरू में थे मेरे बेटा 100, अब बचे कितना 90, तो कितना डिसइंटीग्रेट हो गया, 10 हो गया ना। कैसे निकाला, माइनस करके निकाला है ना। तो दैट इज इक्वल टू मेरा बेटा डेल्टा एन जो डिसइंटीग्रेट हुआ। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन तो डेल्टा एन है सर, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब है सर डिवाइड बाय टाइम, है ना। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा बेटा क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल फॉर डिसइंटीग्रेशन, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद है डिसइंटीग्रेशन के लिए, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल फॉर डिसइंटीग्रेशन, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर डिसइंटीग्रेशन, सही है। अब मेरे बेटा जब मैं प्रोपोर्शनल साइन खत्म करूंगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, मेरा बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल फॉर डिसइंटीग्रेशन, तो मेरा बेटा प्रोपोर्शनल साइन जब हम खत्म करेंगे तो यहां पर आता है एक चीज, है ना, एक टर्म दैट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डेल्टा एन इंटू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू माइनस एन लैम्डा इंटू एन, सही। यहां पे डेल्टा टी भी लगा देते हैं बाज लोग, ऐसे लगा ले कोई मसला नहीं। ओके, नेगेटिव साइन मेरा बच्चा यहां रिप्रेजेंट करेगा माइनस नेगेटिव साइन indicate that क्या होगा, इंडिकेट, बताओ रेडियोएक्टिव प्रोसेस बढ़ जाएगा वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियाई की तादाद क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। तो रेट, हम नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, हाँ भाई प्रोसेस या रेडियोएक्टिव फिनोमेना क्या हो रहा है, रिड्यूस विथ किसके साथ, विथ टाइम के साथ कम होता जा रहा है, ठीक है। ये फिनोमेना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। ये डिसइंटीग्रेशन जो है वो कम होते चलेगी, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन क्यों कम होती चलेगी, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियाई की तादाद क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी टाइम के साथ। ओके, क्लियर है मेरे बेटा। ओके, चलो मेरे बेटा ये हम इसको अब हम ड्राइव करेंगे यहां पर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को, देन वी विल डिस्कस अबाउट कि हमारे पास जो है एक सेकेंड रुकते हैं।
अच्छा मेरे बेटा, तो हम इस ग्राफ से हम या इसको प्रेडिक्ट करते हैं या हम इसको ड्राइव कर लेते हैं किसी और इक्वेशन से। मेरे बेटा हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन अगर जब हम इसकी ड्राइव करेंगे, इट विल बिकम्स, क्या बन जाएगा मेरा बेटा, लेट्स सपोज ये टाइम हमारे पास किसके बराबर है, टी के बराबर है, सॉरी टी के बराबर है, और जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट वो n के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको चेंज कर लें, दैट इज इक्वल टू n डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, यहां पर लिखे लैम्डा इनटू मेरा बेटा, यहां पर अभी हमारे पास जितना भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है इसको हमने लिख लिया, और शुरू में जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे दैट इज इक्वल टू n नॉट। सही, ओके। अगर हम यहां पर इक्वेशन में हम अप्लाई करें n डिवाइड बाई n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। सही। अच्छा, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट क्यों करें, सॉरी, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं डेरिवेटिव में, इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव चेंजेस था ना, डेल्टा टी था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, dn डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, हाँ भाई, माइनस लैम्डा इंटू n नॉट। सही है, एंड इट विल बिकम्स dn डिवाइड बाई n नॉट विच इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt। कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ये क्या चेंजेस होता है ना, डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज होता है ना, स्मॉल चेंजेस आते हैं, तो दैट इज इक्वल टू dt। अब इसमें मुझे कोई एक्सपोनेंशियल या इंटीग्रेट करके बता सकता है व्हाट इज इक्वल टू, हाँ भाई इंटीग्रेट करके बता सकते हैं मैथ्स वाला, इसको इंटीग्रेट करके बताएं, इसके बराबर आना चाहिए। इंटीग्रेट करके बताएं जरा, देखें आपकी इंटीग्रेशन। नहीं, आप लोग नहीं करेंगे, मेडिकल वाले तो बैठे रहेंगे। ओके, क्या dt किसके बराबर होता है, dt को इंटीग्रेट करे तो, हाँ t के बराबर आएगा, t सिर्फ आ जाएगा, सोच लो, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, आएगा ना, नहीं आएगा, आता है ना। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, चले इंटीग्रेट करें, तो मेरे बेटा n dn ऊपर और n नीचे, dn ऊपर और n नीचे, तो क्या होता है, ऊपर आके नहीं बनेगा, ln इंटू कैपिटल n नहीं बनेगा, ln इंटू कैपिटल n नहीं बनेगा, 1/n इंटू dn को इंटीग्रेट करें, यही बनेगा। और मेरे बेटा ये तो कांस्टेंट था, ये तो बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये किसके बराबर होगा, d, ये t के बराबर आ जाएगा, और प्लस क्या होगा मेरा बेटा, c, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा, लैम्डा, हाँ भाई लैम्डा इंटू t प्लस c बन गया। अब मेरे बेटा अगर आपके पास यहां से देखें कि अगर हमारे पास टाइम लिमिट को अप्लाई करें, तो पहले इनिशियल टाइम कितना था, t कितना था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, हाँ, तो मेरे बेटा एट, अगर हम अप्लाई करें एट t इज इक्वल टू 0, हाँ भाई नंबर ऑफ एलिमेंट किसके बराबर बनेंगे, n नॉट, तो ln किसके बराबर बनेगा, ln n नॉट के बराबर बनेगा। लेकिन टाइम जब 0 होगा तो ये इक्वेशन, ये वाले फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट तो आएगा, तो ये किसके बराबर बनेगा मेरा बेटा, c के बराबर बनेगा, c के बराबर बनेगा, ऐसी है ना।
ये सी के बराबर बनेगा। तो क्या मैं इस इक्वेशन में सी किसके बराबर है? ln इंटू एन नॉट नहीं है? सी किसके बराबर है? ln इंटू, तो मेरा बेटा ln इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी प्लस ln इंटू एन नॉट। सही है? सी इसके बराबर आ रहा है ना? जब टाइम इज इक्वल टू, ये तो सबको समझ आ रहा है ना? ये इक्वेशन छोड़ दो, ये छोड़ दो, बाकी ये मेडिकल वाले भी सीख सकते हैं। जब टाइम इज इक्वल टू रखा 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? एन नॉट, इनिशियल नंबर ऑफ एटम। तो मेरा बेटा टाइम 0 रखा। अब जब टाइम 0 रखोगे तो ये टी कितना आएगा? 0। तो ये फैक्टर भी कितना हो जाएगा? तो अब हमारे पास क्या बचा सिर्फ, और यहां एन की जगह क्या आ गया? क्योंकि टाइम 0 तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मौजूद होंगे? इसके बराबर होंगे। तो वी कैन पुट इट, और वहां पर इक्वेशन में पुट करो, आ जाएगा इक्वेशन। अब इक्वेशन समझ आ रही? अब भी नहीं आ रही? सी की जगह नहीं पुट कर सकते हम? क्या हो गया? सी की जगह देखो, सी के बराबर किसके बराबर आ रहा है? पेपर थे आज फर्स्ट ईयर वालों के। हाँ भाई, अब समझ आ गया? मेरा बच्चा कुछ भी नहीं हो रहा ना, यहां देखो ना मेरा बच्चा, यहां पर देखो, यहां पर जब टाइम 0 पुट किया तो ये फैक्टर क्या हो गया? तो सी बचा, नंबर ऑफ एलिमेंट की जगह एन लिखूंगा क्या मैं? सर टाइम 0 लिया तो आपको एन के बजाय क्या लिखना पड़ेगा? तो सी बराबर आ गया इसके। तो इस इक्वेशन में सी मौजूद थी, तो मैं सी की जगह पुट कर सकता हूं। ये कोई मसला है? ओके मेरा बच्चा। तो अब देखो ln, सॉरी ये ln है, ठीक है, ln इंटू n इज इक्वल टू, चलो यहां पर अब आएगी इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। तो एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर ले दोनों तरफ। ओके, एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल जब हम अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू मेरा बेटा ln इंटू n इज इक्वल टू, मेरे बेटा दोनों पे आएगा एक्सपोनेंशियल। सही है, दोनों पे एक्सपोनेंशियल आएगा। ई अप्लाई करें दोनों तरफ, तो मेरे बेटा मैं इसको लिख सकता हूं ना, ln इंटू एन नॉट माइनस लैम्डा इंटू टी। ये पहले लिख दिया प्लस वाला, माइनस वाला बाद में लिख दिया, कोई चेंजेस नहीं। तो मेरे बेटा ई से ln कैंसिल हो जाता है, तो n आ गया, ई से इसके लिए ln कैंसिल हो गया, तो इसके लिए क्या बन गया मेरे बेटा? n नॉट बन गया। ये जब इसके पास आएगा मेरे बेटा तो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी क्या होती है? माइनस पावर इंटू टी बना लेगा। तो ये इक्वेशन हमने देखा है ना, ये तो हमारे पास बुक में नहीं है, ठीक है, सही। तो ये इसको पावर बना लेगा ना एक्सपोनेंशियल अपना, जब एक्सपोनेंशियल अप्लाई करोगे, ये प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, लॉ की, तो मेरे बेटा ये पावर बना लेगा। जैसे ln अप्लाई करोगे दोबारा से, तो ये पावर क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, ठीक है। तो मैं देख रहा पेपर, कौन सा पेपर था फर्स्ट ईयर का? केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पेपर था। बहुत अच्छा हुआ, पेपर इतने आसान आ रहे हैं। पता है शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? हमने फिजिक्स से पेपर देखा फर्स्ट ईयर का, उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आया, उसमें पूछा हमसे कि 4 नंबर का सवाल था, बोला डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, 4 नंबर का सवाल, ठीक है। एक और एक शॉर्ट क्वेश्चन आया, उसमें पूछा स्टेट किरचॉफ्स लॉ, 4 नंबर स्टेटमेंट बतानी थी, किरचॉफ फर्स्ट की और सेकंड, 4 नंबर। तो अब देखो 2 सवाल कैसे 4 नंबर। ये तो वो है, मतलब अगर मैं बोलता हूं जिसने फिजिक्स पढ़ा है तो बाद में भी आना चाहिए जिंदगी भर, ठीक है ना। किरचॉफ तो शायद भूल जाते हैं बच्चे, सही है, लेकिन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कभी भी नहीं बोलते, सही। तो वो सवाल आए हुए 4 नंबर के थ्योरी के अंदर, और पेपर इस तरह का बनाया। पता पेपर इस दफा बताया था आप लोगों को, पेपर थोड़ा क्लोज टाइप का आने वाला है, 10 क्वेश्चन थे, 9 करने थे,
5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कोई ऑप्शन नहीं था, 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो और करके ऑप्शन में था, ठीक है ना। और फिर हमारे पास हुआ क्या कि पेपर जब आया है तो जो ऊपर के जो 5 क्वेश्चन थे जो आइसोलेटेड थे जिसमें ऑप्शन नहीं था और करके, तो उसमें 4 तो न्यूमेरिकल थे। एक 5वां क्वेश्चन जो आइसोलेटेड था वो इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन पूछा था। और बाकी जो 5 क्वेश्चन थे, बाकी 5 क्वेश्चंस में से जितने भी सवाल थे जिसके अंदर थ्योरी पूछा उसके साथ एक न्यूमेरिकल था। इसका मतलब बच्चा सारा न्यूमेरिकल करके जाता ना, पेपर पूरा हो जाना, बगैर कोई थ्योरी याद किए पूरा पेपर सेक्शन बी हो रहा, ऐसा पेपर था। और ऐसे न्यूमेरिकल मैं समझता हूँ हमारे टाइम में ये एमसीक्यूज में आते थे, ठीक है, 4-4 नंबर के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन चलो तुम लोग किस्मती है, उसके बावजूद बच्चे जो बोलते हैं ना इतने कम नंबर आ रहे हैं, और ठीक है, तुम्हें टीचर ऐसे मिले हुए जो पास पेपर खुद कराते हैं। हमें जिंदगी में कभी किसी ने पूछा ही नहीं, प्रैक्टिकल सेंटर में पढ़ा है मैंने, ठीक है। टीचर से खुद ही पूछना पड़ता था, खुद ही भागना पड़ता था, ठीक है। और खुद 5 ईयर लेकर आते थे, 10 ईयर लेकर आते थे। तो ऐसे टाइम देखें, आजकल के बच्चों को जितना हाथ में देते जाते वो फिर बोलते हैं ना रात में वीडियो भी बना के भेज, सही है। फर्स्ट ईयर वालों को तो मैंने बहुत भेजा है, उनसे ज्यादा डर लगता है मुझे। वो पानी आने लग गया, उसमें बोतल में पानी भर गया होगा यार, वो निकाल के ना उसमें डालो। पाइप जो है बराबर में वो डस्टबिन पड़ा है, बराबर में डस्टबिन पड़ा है, नहीं है, पानी भर गया होगा, डस्टबिन है, समझ नहीं वो मेरी बात। निकाल के डस्टबिन में डाल दिया, अल्लाह, बाहर निकाल दोगे तो पूरा कमरा पानी पानी हो जाए। आना ही है, ये फुल हो गया। बस ये डस्टबिन में डालना। बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सेकेंड ईयर के भी बड़ी मुश्किल नहीं आने वाले, बस खत्म हो जाएगा। पानी ऊपर फुल हो गया बॉटल के। चलिए मेरा बेटा, ये समझ आ गया? तो मेरा बेटा इसके अंदर जो अल्फा पड़ा है वो अब हम समझ लेते हैं। अल्फा हमें क्या बताता है यहां पर? अल्फा इज दी डीके कांस्टेंट। क्या है मेरा बेटा? डीके कांस्टेंट। अल्फा कहलाता है डीके कांस्टेंट। अल्फा इज द डीके कांस्टेंट। अच्छा मेरा बेटा, अल्फा इज द डीके कांस्टेंट दैट इज रेशियो ऑफ क्या? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम अवेलेबल फॉर डिसइंटीग्रेशन। सही, नंबर ऑफ एटम अवेलेबल फॉर डिसइंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। समझ रहे हो? नजर आया मेरे बेटा फॉर्मूले के अंदर? यहां नजर आ रहा हो ये बात। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल फॉर डिसइंटीग्रेशन। इससे पता क्या चल रहा है, आइए इसको समझते हैं। लेट सपोज करो मेरा बच्चा, ये प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, ठीक है, हर एलिमेंट की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेट सपोज करो हम एक इमेजिन कर लेते हैं एक नंबर, ये 100 है, नंबर ऑफ एलिमेंट थे 100। तो मेरा बेटा अगर डिसइंटीग्रेशन 2 हुआ है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना हुआ है, तो मेरे बेटा पता चल जाएगा ना 100 में से कितने दिए हैं? 2। इसका मतलब हुआ कि अगर ये कभी 200 हो गया तो कितने जाने चाहिए? हाँ, 4, है ना। और अगर कभी ये 300 हो गया तो कितने जाने चाहिए? तो ये किससे पता चल रहा है? अल्फा से पता चल रहा है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हर एलिमेंट की अलग अलग होती है कि अगर वो 100 है तो किसी का 2 जा रहा होगा, हो सकता है किसी का 1 सेकंड के अंदर 5 जा रहा हो, किसी का 1 भी ना जा रहा हो। तो वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये किससे पता चलता है? अल्फा से। तो अल्फा वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स है या वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बताता है कि कितना डिसइंटीग्रेशन होगा अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं इट इज द रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल फॉर डिसइंटीग्रेशन। सही है, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अवेलेबल फॉर डिसइंटीग्रेशन। समझ रहे हो? तो जितना अवेलेबल है उसके रिस्पेक्ट से कितना डिसइंटीग्रेट होगा एक सेकंड के अंदर, वो किसके जरिए पता चलता है? अल्फा से पता चलता है। आइए लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ कोचिंग के बच्चे अच्छे होते हैं, स्कूल के बच्चे अच्छे नहीं, है ना? ये गंदगी बहुत करते थे, हर साल पेंट कराओ और ये वेव बना रहे हैं, बताओ दीवार। इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट number of nuclei available for disintegration, per unit number of nuclei available for disintegration। सही मेरा बच्चा? तो याद रखिए डीके कांस्टेंट, इसकी यूनिट जब निकालेंगे तो फॉर्मूला तो आ गया हमारे सामने, ठीक है ना मेरा बच्चा? ये हमारे पास किस में होता है? यहां पर अगर हम यूनिट निकालें इसी इक्वेशन से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये नंबर हो गए, है ना, डिवाइड बाई टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड, और ये भी क्या हो गया? नंबर। नंबर की कोई यूनिट नहीं होता मेरे बेटा, कैंसिल। ऊपर के नीचे क्या बचा? 1/2। तो मेरे बेटा ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? सेकेंड इनवर्स। सही, तो सेकेंड इनवर्स होता है, मिनट इनवर्स होता है, ठीक है, आवर्स इनवर्स हो सकता है, तो डिपेंड करता है, वीक इनवर्स हो सकता है, डेज इनवर्स हो सकता है, टाइम को जिसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक और टर्म हमें पढ़ना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी। व्हाट इज एक्टिविटी मेरा बेटा? कितना हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कितना एक्टिव है? एक्टिविटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड इट इज इक्वल टू मेरा बच्चा, ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। सही, लैम्डा इंटू एन। तो ये मेरे बेटा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को बताता है, एक्टिविटी कितना एक्टिव है। अगर कोई ज्यादा एक्टिव हो तो इंटीग्रेशन भी, डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगी, और जो कम एक्टिव होगा उसकी डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगी? कम। तो अगर मैं इसको इसी फॉर्मूले से ना, पिछले वाले से अगर इसके अंदर पुट करके देखें तो मेरे बेटे डेल्टा एन डिवाइड बाई डेल्टा टी विच इज डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई बाई एन, है ना। लैम्डा की जगह आ गया इसकी इक्वेशन, हाँ बेटा, लैम्डा की जगह आ गया इसकी इक्वेशन, एन से एन। तो मेरा बेटा एक्टिविटी किसके बराबर बना? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के बराबर नहीं बना। तो कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है एक सेकंड में, एक मिनट में, एक दिन में, एक साल में, कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा? तो उस डिसइंटीग्रेट की तादाद को बोलते हैं मेरा बेटा एक्टिविटी, ठीक है ना। सही, डिसइंटीग्रेशन, ये एक्टिविटी की वैल्यू क्या होती जाती है? तब्दील होती जाती है टाइम के साथ, है ना, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा ना। क्योंकि देखो मेरा बच्चा, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर ये 300 होता तो आप कह रहे हैं सर कितना होता है? 6 डिसइंटीग्रेट 6, और कुछ देर के बाद जब डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस चलता रहता तो ये पहुंच जाता मेरे बेटा 100 पे, तो कितना डिसइंटीग्रेट होता? 2। अगर कुछ और डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है कम होते जा रहे, पैरेंट न्यूक्लियाई की तादाद कम होती जा रही। 100 से कितना बच गया? 50 डिसइंटीग्रेट होते होते। अब मेरे बेटा कितना डिसइंटीग्रेट होगा? 1। तो ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है इसकी तादाद क्या होती जा रही? कम। इसके रिस्पेक्ट से जैसे जैसे इसकी तादाद क्या होती जा रही? कम होती जा रही। तो इसका मतलब है एक्टिविटी कम होती जाएगी टाइम के साथ साथ,
है ना, लेकिन ये नंबर्स में रहते हैं, इसलिए एक्टिविटी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ओके, लिखिए मेरा बेटा एक्टिविटी की डेफिनेशन। It is the number of disintegration. It is the number of disintegration. It is the number of disintegration per unit time. It is the number of disintegration per unit time. It is the number of disintegration per unit time is called activity. सही मेरे बेटा, अगर जितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसके लिए मेरे बेटा डिसइंटीग्रेट होते होते कभी ना कभी पेरेंट न्यूक्लियाई की तादाद कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 100 से कितना हो जाएगा 50। तो जब पेरेंट न्यूक्लियाई की तादाद आधी हो जाए तो जितना भी टाइम लगे उसको बोलते हैं क्या मेरा बेटा, हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई की तादाद है कितनी हो जाए ओरिजिनल के मुकाबले में, आधी, तो जितना भी टाइम ले उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। द टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ लाइफ को क्या, द टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ लाइफ को इस तरीके से लिखते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई आधी पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट हो जाए, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए आधी, ठीक है ना। तो जितना भी टाइम लेगा उस टाइम को बोलते हैं मेरा बच्चा हाफ लाइफ। क्लियर है? हाफ लाइफ मेरे बेटा, हाफ लाइफ अगर मैं E इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर मेरा बेटा यहां से निकाले इंटू टी। मेरे बेटा टी क्या है, टी यहां पर वो टाइम है जो गुजर रहा है वक्त के साथ साथ, है ना। टी वो टाइम है जो टाइम के साथ साथ गुजर रहा है। और अगर जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो आधा हो जाएगा किसके मेरे बेटा, अपनी तादाद में ओरिजिनल के मुकाबले में, तो हमारे पास जितना भी टाइम गुजर जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, हाफ लाइफ बोलेंगे ना। हाँ भाई, जो पेरेंट की तादाद है वो कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ दी ओरिजिनल हो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे जितना भी टाइम लगा है। तो मेरे बेटा ये मुझे बता सकते हो कि अगर जब ये टाइम, ये जो टाइम है ये गुजर के, ये जो टाइम है ये बराबर हो जाए हाफ लाइफ के, ये टाइम हाफ लाइफ के, तो बताओ एन किसके बराबर हो जाना चाहिए, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम कितने थे, एन नॉट। तो अब बताइए एन की, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो बचे हुए हैं टाइम गुजरने के साथ साथ, जितने बच जाते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई की तादाद, दैट इज एन। इनिशियल कितने थे, एन नॉट। तो अगर टाइम में कहता हूं हाफ लाइफ के बराबर, तो बता सकते हो एन कितना होगा, किसके हाफ, कितना मौजूद था शुरू में, एन नॉट का हाफ होगा ना, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही ना मेरा बच्चा, शुरू में कितना मौजूद था और टाइम अगर इसके हाफ लाइफ के बराबर गुजर गया तो अब कितना बचा हुआ होगा, हाफ ऑफ दी एन नॉट बचा हुआ होगा। ऐसे ही तो क्या मैं इसके अंदर पुट कर दूं, तो मेरा बच्चा ये क्या बनेगा, एन नॉट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, लैम्डा इंटू टी। अब टी की जगह क्या आना चाहिए मेरा बच्चा, हाफ लाइफ लिखूंगा ना, क्योंकि आपने एन को किसके बराबर ले लिया, एन नॉट का हाफ ले लिया, तो मेरा बेटा एन नॉट से एन नॉट मर गया, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या बचा मेरा बेटा, हाफ इंटू, अब ई की पावर माइनस लेमडा इंटू हाफ लाइफ, सही ना। अब एक्सपोनेंशियल खत्म करना चाहता हूं मैं, पहले एक्सपोनेंशियल लाया था, क्या लगाएंगे, एल एन, तो मेरा बेटा एल एन ले लेते,
ओके, यहां पर भी ln अप्लाई कर दें। ln से e जब आएगा तो ये कहां आ जाएगा मेरा बेटा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, माइनस लैम्डा इंटू हाफ लाइफ बचेगा, पावर नीचे आ जाता है, सही है। और मेरा बेटा अगर मैं इसको 2 को ऊपर ले जाऊं तो ln 2 की पावर कितनी बननी चाहिए, -1 बनना चाहिए। हाँ भाई, 2 की पावर क्या बननी चाहिए, है ना, हाफ है ना। ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो अभी प्लस में पावर ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, माइनस। तो मेरा बेटा जब भी ln अप्लाई करते हो तो माइनस पावर ऐसी आ जाता है नीचे, ठीक है। जैसे अप्लाई करते हो लॉग को, तो लॉग आप ln अप्लाई करोगे, ln इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू हाफ लाइफ। मेरे बेटा ln 2 किसके बराबर होता है, देख लो, कैलकुलेटर से ले सकते हो, 0.93 के बराबर माइनस। अब मेरे बेटा ये -1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ता है, हाँ मेरा बच्चा 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस। तो मेरे बेटा लैम्डा मल्टीप्लाई में इस तरह भेजो, तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू किसके बराबर बना, 0.963 डिवाइड बाई लैम्डा विच इज इक्वल टू हाफ लाइफ। अब सोचो एक बेटा, मेरी बात यहां से, ये लैम्डा था सर, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, हर की अलग अलग होगी लेकिन फिक्स होगी, है ना। अगर यूरेनियम है तो अलग, प्लूटोनियम है तो अलग, ठीक है, रेडॉन है तो अलग, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग वैल्यू है। तो सर अगर मुझे एलिमेंट पता चला, उसकी हाफ लाइफ भी पता चलेगी, यस, क्योंकि ये तो मटेरियल के लिए फिक्स है, अगर उसकी वैल्यू रख देंगे तो सर ये हाफ लाइफ भी पता चलेगी, यस। तो हर एलिमेंट का हाफ लाइफ पता होता है, ठीक है, हर एलिमेंट का हाफ लाइफ कितने टाइम के बाद वो हाफ हो जाता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर सबसे मुश्किल बात यह है कि हम किसी एलिमेंट को बताएं कि ये कब डिसइंटीग्रेट होगा, ये पॉसिबल नहीं, कितने टाइम के बाद डिसइंटीग्रेट होगा, लेकिन कितने टाइम के बाद ये इनकी तादाद आधी हो जाएगी, ये पॉसिबल है कैलकुलेट करना। तो इसीलिए उसके हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं हमेशा, ठीक है ना। किसी एलिमेंट की एग्जैक्ट लाइफ को कैलकुलेट नहीं करते, हम हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं, कितनी जो पेरेंट न्यूक्लियाई कब जाके हाफ हो जाएगा, ठीक है। वी कांट प्रेडिक्ट कि एक एलिमेंट उठाओ और मैं बोल दूं इसकी लाइफ कब खत्म होगी, ये नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, लेकिन टोटल एलिमेंट में कितना हाफ हो जाएगा ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसीलिए इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट की जाती है। ओके, क्लियर है मेरे बच्चा यहां तक, ठीक है। साफ कर दें बोर्ड। ओके, चलो भाई, यहां पर अब हमारे पास इनके ये वाले पार्ट्स हो गए खत्म, ठीक है ना। तो इसकी कैलकुलेशन है वो तो आप देखेंगे आगे। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर, हम चलते हैं फिजन और फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, ठीक है मेरे बेटा। फिजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होके, हाँ भाई, किसमें कन्वर्ट होता है, स्मॉल डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, स्मॉल डॉटर न्यूक्लियाई में विद द इमिशन ऑफ गैमा एंड विद द इमिशन ऑफ एनर्जी, दैट इज हमारे पास। तो मेरे बेटा फ्यूजन रिएक्शन लिखे, अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। एक दफा हमसे पूछा था फ्यूजन रिएक्शन ना, पेपर में बड़ा आसान से एमसीक्यूज पूछ लिया, कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, पता नहीं कुछ फॉसिल फ्यूल रिएक्शन है, बर्निंग रिएक्शन है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे। न्यूक्लियर, तो
सही एग्जांपल थी कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास a reaction in which a heavy nucleus disintegrate into small fission fragment, ठीक है। फ्यूजन में जो ये फ्रेगमेंट, फिजन फ्रेगमेंट बोलते हैं इनको, फिजन फ्रेगमेंट, ठीक है, फ्रेगमेंट break into a heavy nucleus, break into small fission fragment with the emission of high energy, ये एनर्जी है, एनर्जी निकलती, हीट निकलती, with the emission of large amount of energy is called fission reaction, मेरा बेटा fission reaction है, fission is a chain reaction, क्या है मेरा बेटा, is a chain reaction, ये आगे प्रोसीड होता जाता है चेन के फॉर्म, सही। इसी के अपोजिट अगर हम देखें तो फ्यूजन रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके अंदर दो स्मॉल, लेट सपोज हम एक ले लें, एक हम ले लेते हैं प्रोटियम ऑफ हाइड्रोजन और प्लस मेरे बेटा ट्राइटियम ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी प्रोटियम एंड ट्राइटियम ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइंड, ठीक है ना, दो स्मॉल है मेरा बेटा, मिलके हीलियम बना लिया, कितना हो गया ये दोनों मिलके 4 + 2, ठीक है ना, विद द इमिशन ऑफ हाई एनर्जी। इसका मतलब है दो स्मॉल न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बना ले, दो स्मॉल न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाए, तो ऐसे रिएक्शन को फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन के अपोजिट है, फ्यूजन में लार्ज किसमें स्मॉल में ब्रेक हुआ, और फ्यूजन में दो स्मॉल मिलके एक लार्ज बना ले, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। तो दो स्मॉल मिलके एक लार्ज न्यूक्लियस बनाए, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। तो आइए लिखिए, a nuclear reaction in which a fusion reaction in which a nuclear reaction in which two small nuclei are combined and form a heavy nucleus with the emission of large energy is called फ्यूजन रिएक्शन, ओके। आइए मेरा बेटा, अभी भी बहुत सारे पार्ट इसके अंदर रहते हैं, ओके। टाइम तो नहीं हुआ आज, क्यों लग रहा है हमने ज्यादा पढ़ लिया, पता नहीं है मैंने ज्यादा पढ़ा दी, क्यों पढ़ाया तो नहीं है ज्यादा, ओके। चलो अभी तो बहुत सारे पार्ट बाकी है इसके अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर बाद में पढ़ते हैं, चलें पहले हम पढ़ते हैं मास डिफेक्ट। अब पेपर कब है आपके, हाँ फिजिक्स से आप लोगों का कब है, वेडनेसडे टाइम,
ठीक है, चले इसको रहने देते हैं ये वाले पार्ट को, क्योंकि अब ये स्टार्ट करेंगे तो फिर आधा घंटा तो चाहिए हमें। ठीक है, इतना टाइम बचा नहीं है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह देखते हैं किस दिन कर सकते हैं, तो उसमें हम खत्म करते हैं ये वाले चैप्टर को। अब हमारे पास जो पार्ट रह गया मेरा बेटा, इंपॉर्टेंट जो पार्ट रह गया, एक हमारे पास, आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों को अगर समझ आ रहा है कोई पार्ट रहता है, मेरे हिसाब से जो रहता है वो मैं बता रहा हूँ। वो हमारे पास रहता है फ्लूइड डायनेमिक्स। एमडीकैट के कोर्स आउटलाइन अब तक आए नहीं। एमडीकैट के कोर्स आउटलाइन आने के बाद पीएमडीसी के कोड के मुताबिक जब भी पीएमडीसी कोर्स आउटलाइन डिफाइन करेगी उसके 3 महीने बाद टेस्ट कंडक्ट करेगी, उससे पहले कंडक्ट नहीं करेगी। अब तक तो कोर्स नहीं आया, 3 महीने अभी से अगर कल आ जाए तो उसके बाद 3 महीने डेट नहीं आई, कुछ भी नहीं, फाइनल नहीं है। कोर्स आउटलाइन डिफाइन किया, जिस दिन से आएगा उस दिन से 3 महीने काउंट कर, कल आ जाए तो कल से काउंट कर लें, फिर वो एलिजिबल होंगे लेने की। वरना वो फिर अगर वो ले लेते हैं, ले भी सकते हैं भाई, पाकिस्तान में कुछ भी होता है। ठीक है, ओके, तो सही, लेकिन वो फिर अपने वैसे करते नहीं। पीएमडीसी बड़ा इस मामले में बड़ा सख्त है। ठीक है, तो वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है कि फिर 3 महीने होंगे आपका। इनका एनडी वालों को आ गया। अच्छा, वो हमारे पास 12 जून और से 15 जून के दरमियान टेस्ट है एनडी का। सही, आप लोगों ने करा लिया सबने रजिस्ट्रेशन? किसी कोई मसला तो नहीं हो रहा? शुरू नहीं किया रजिस्ट्रेशन कराना? करवा लो। हाँ, ठीक है, तो हमारे पास एनडी का टेस्ट 12 से 15 जून को है, पहला राउंड। ठीक है, और हमारे पास मेरे ख्याल है इंजीनियरिंग वालों के पेपर कब खत्म हो रहे हैं? 4 जून। 12 से 15, 12 को पहला है, फिर 13, 12, 13, 14, 15, हाँ 4 दिन में चलेगा। पहला राउंड 4 दिन में खत्म होगा। ठीक है ना, अलग अलग डेज में बुलाते हैं वो। आप जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपके डेज बता दिए जाएंगे, 12 को है, 13 को है, 14 को है, 15 को, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, तो उस दिन आपको जाना पड़ेगा टेस्ट देने। ओके, फर्स्ट राउंड का तो 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास, अब मेरे पास, मैं डायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ, फ्लूइड डायनेमिक्स। मेरे हिसाब से फ्लूइड डायनेमिक्स, जो उसके अलावा वेक्टर, बहुत छोटा सा पार्ट बोला हुआ है, वेक्टर को पढ़ना है हमें, जो फर्स्ट ईयर से बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर से उसके बाद मेरे पास मुझे कुछ और याद नहीं आता, सारा पढ़ चुके हैं। सेकेंड ईयर से चैप्टर नंबर 20 है हमारे पास, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एसी करंट, सॉरी, एसी करंट और इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा हमारे पास रह गया है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर रिलेटिविटी वाला चैप्टर, और उसके अलावा हमारे पास रह गया है क्या नाम है, पार्टिकल फिजिक्स है मेरा ख्याल है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट रह गया। तो चैप्टर नंबर 24 और 25, और वहां से 20 और 21, और यहाँ से फ्लूइड डायनेमिक्स और वेक्टर। और अगर कुछ रहता है तो आप बताइएगा। ये वाले चैप्टर्स तो बहुत ही छोटे छोटे से, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से, तो वो एक एक क्लास में कवर होंगे। ठीक है, एक चैप्टर। फ्लूइड डायनेमिक्स भी मेरा ख्याल है 1 से 1.5 क्लास, 2 क्लास में होगा कवर। तो आप लोग मुझे देख के बता दीजिएगा। बाकी अगर कुछ रहता है तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट राउंड से पहले ही मैं कवर करवा दूं, लेकिन छोड़ूंगा नहीं जब तक सेकेंड राउंड ना हो। ठीक है, तो हम डिस्कस करते रहेंगे, टेस्ट होता रहेगा। अभी आपके पेपर खत्म होगा तो टेस्ट शुरू हो जाएगा रेगुलर। ठीक है, आपके 4 तारीख को पेपर खत्म होगा, फिर रेगुलर रात में टेस्ट होगा। सुबह कोचिंग में 3 घंटे वाले, यानी कि आपके पास 100 सवाल वाले टेस्ट अलग होंगे। रात में चैप्टर वाइज होगा, मतलब चैप्टर वाइज बता दूं आपको, जैसे केमिस्ट्री का रखा हुआ हमने हाफ, तो वो रात में हो रहा है। लेकिन सुबह जब उठेंगे और कोचिंग आएंगे जब, तो वो 100 नंबर का पेपर अलग हो। ठीक है, 100 नंबर का पेपर, तो हम तकरीबन वो पेपर्स को करीब 5 या 6 बार हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जो 100 नंबर वाले। और ये वाला टेस्ट जो है, जो हमारे पास क्योंकि अभी टेस्ट नहीं हो पा रहा, क्लासेस हो रही, तो वो हम कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह पेपर के फौरन बाद। ठीक है ना, पेपर के फौरन बाद हम भी फ्री रहेंगे ज़्यादा, क्योंकि
अभी तक हमारे पास सेकेंड ईयर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 16 जून या 17 जून से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर को स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगी तो बैच 1 इस दफ़ा मैं 9th और 10th भी पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में कम पढ़ाऊँगा। तो इसका मतलब हो सकता है मैं फर्स्ट ईयर में एक ही बैच पढ़ाऊँ, ज़्यादा बैच पढ़ाऊँ, ठीक है ना। वो 3 बैच लास्ट ईयर पढ़ा तो मैं बड़ा थक गया था कि मैक्सिमम 2 बैच पढ़ा लूँगा, सेकेंड ईयर 1 बैच पढ़ाएंगे, इस तरीके से।